नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शेखर स्वागत करता हूं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कंपटीशन क्लासेस में। विद्यार्थियों, मैं आपको गणित पढ़ाने वाला हूं और गणित में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है संख्याएं। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में पढ़ना है आज हमें? संख्याएं। किसके बारे में जानेंगे अपन आज? संख्याओं के बारे में जानेंगे। बेटा, संख्याओं के बारे में पहले हम थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम पे आते हैं, संख्याओं पे आते हैं, उससे केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या आपकी प्राइम नंबर में आती है, प्राकृतिक संख्याओं में आती है, सम संख्या कौन सी है। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। तो संख्याओं के बारे में थोड़ा बेसिक बेसिक सा इंफॉर्मेशन हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं। किसकी बात करेंगे अपन? प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। क्लियर? तो प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान रखिए, अगर हम संख्याओं को स्टार्ट करें एक से, कहां से स्टार्ट करें भाई? एक से। आप जानते हो गिनती आपको आती होगी, एक से शुरू किया अपन ने, एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से अनंत तक। कहां तक भाई? ये इन्फिनिटी का साइन है, अनंत का साइन है। ठीक है, अनंत मतलब कि इसको गिना ना जा सके, मतलब चलते चले आइए आप। ठीक, तो एक से लेके अनंत तक ये सब क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। परंतु आप इसमें ये देख रहे होगे, एक अंक जो कि हम प्रयोग करते हैं वो है शून्य। दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग करते हैं अपन? दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे करके कहां तक भाई? 9 तक। टोटल कितने अंक हो गए? 10। अब आप कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 हुए। बेटा, 1 से लेके 9 तक तो हो गए 9, और 0 को और अपन ले लेंगे तो कितने हो गए? 10। तो ये पूरे टोटल कितने नंबर है अपने? 10। तो ये 10 नंबरों को मिला के ही हम कोई ना कोई संख्या बनाते हैं। आप मन से कोई सी भी संख्या सोच लीजिए, उस संख्या में 0 से लेके 9 तक ही अंक होंगे, इसके अलावा और कोई से अंक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितने अभी आपके? 9 है। इसीलिए इस प्रणाली को अपन कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। क्या बोलते हैं अपन? दार्शनिक प्रणाली। मतलब कि हम दैनिक जीवन में कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं भाई? दार्शनिक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इसका बेस कितना होता है, आधार कितना होता है? 10 होता है। क्यों 10 होता है? क्योंकि नंबर कितने हैं भाई? टोटल 10 हैं, 0 से लेके 9 तक हैं। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में मैंने आपको बताया कि एक से लेके कहां तक आ गई हैं? एक से लेके अनंत तक। इसमें 0 आपका नहीं आया। क्या नहीं आया भाई? 0 आपका नहीं आया। क्लियर? 0 आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। अगर 0 को इंक्लूड कर दें तो क्या होगा? चलिए कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर हमने इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया और उसके बाद 1, 2, 3 और इस तरीके से अगर हम अनंत तक गए, तो ये बन गई है पूर्ण संख्याएं। क्या बन गई है आपकी? ये बन गई है आपकी पूर्ण संख्याएं। इनको फिर क्या कहेंगे अपन? इनको पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा। समझ में आया आपको? अगर हमने 0 इसमें ले लिया तो इसको क्या कह देंगे अपन? पूर्ण संख्याएं कह देंगे। और 0 अगर अपन ने नहीं लिया तो ये क्या कहलाएंगी? केवल प्राकृतिक संख्याएं आपकी कहलाएंगी। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं के बाद हम बात करते हैं, इसमें पूर्णांक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन? पूर्णांक। किसकी बात कर रहे हैं? पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है देखिए जरा। पूर्णांक के बारे में हम आपको बताते हैं, पूर्णांक क्या होता है। देखिए, दैनिक जीवन में आप कोई सा भी एक नंबर जिसमें दशमलव नहीं लगा हो, क्या बोल रहा हूं मैं? जिसमें दशमलव नहीं लगा हो, ऐसा कोई भी आप एक नंबर सोच लीजिए। 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, 445, 549, कोई भी एक नंबर जो आपका हो। जैसे 1 ले लिया अपन ने, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है, 25 ले लिया, ठीक है, 22 ले लिया। कोई भी एक नंबर जिसमें दशमलव आपका नहीं लगा हो, वो क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या 1.05 क्या ये पूर्णांक है? नहीं। ध्यान रखिए बच्चे, ये पूरा अंक नहीं है। पूरा अंक या तो 1 होगा या इससे आने वाला जो नेक्स्ट नंबर है 2 होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे भाई 1.50, 1.50, ये तो 1.5 हो गया, मतलब 1 और फिर आधा। आधे को क्या अपन पूरा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कौन से है भाई? ये आपके पूर्णांक हैं। ठीक है, अब पूर्णांक आपके धनात्मक भी हो सकते हैं,
ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, पूर्णांक आपके धनात्मक भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं भैया, आपके ऋणात्मक भी हो सकते हैं। क्लियर? क्योंकि संख्याएं आपकी धनात्मक होती हैं और ऋणात्मक होती हैं, तो आपके पूर्णांक भी कैसे हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। तो कितनी कैटेगरी मैंने इसमें बताई आपको, 2 कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी, एक तो बता दी आपको कौन सी, धनात्मक, कौन सी, धन पूर्णांक, कौन से, धन पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, धन पूर्णांक। क्लियर? और दूसरा कौन सा मैंने आपको बताया है, ऋण पूर्णांक। कौन सा भाई, ऋण पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक कौन से होते हैं, ये सभी जो नंबर लिखे हुए हैं वो कैसे आपके धन पूर्णांक है, क्योंकि इनके आगे या तो कुछ भी नहीं होगा या धनात्मक चिन्ह होगा। क्या होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा या फिर क्या होगा भाई, धनात्मक चिन्ह होगा। जैसे कि प्लस के 5, प्लस के 7, ठीक है, प्लस के 19, इस तरीके से कोई से भी नंबर, ठीक है, प्लस के आपके 4, ये सब आपके कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या रहेगा, आपका जो भी नंबर लिखा होगा उसके साथ में निगेटिव चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह जरूर लगा होगा। जैसे माइनस के 25, माइनस के 28, माइनस के 30, ये सब आपके क्या हैं, आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको समझ में आया कि पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक, और उसकी 2 कैटेगरी होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। क्लियर, समझ में आ गया आपको? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसी में से कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है कि ये पूर्णांक आपके होते हैं वो सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई, सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 कैटेगरी और यहाँ पे आती है इसके बाद, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। क्या बता रहे हैं, सम संख्याएं और कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। 2 चीजें और देखना है अपन को यहाँ पे, उसके बाद अपन आगे बढ़ाएंगे। और भी कुछ भी है इसमें, वो भी बताते जाएंगे साथ में। तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, इनको भी देखना है। तो बच्चों देखो, सम पूर्णांक क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कुछ संख्याएं और आपको बताना है कि सम पूर्णांक है या नहीं है। ठीक है, देखिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, अगर आप 6वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं तो कक्षा 1 से लेकर आपको 5वीं तक का जो गणित है वो अच्छे से करना पड़ेगा, वहीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जोड़ना, घटाना, गुणा भाग तो आना ही चाहिए। ठीक है, और गिनती आनी चाहिए, पहाड़े आपको आने चाहिए, जिससे आप देख के तो बता पाए कि ये संख्या किस तरीके की है, इस संख्या का भाग कौन सी संख्या में जा सकता है। हालांकि हम विभाज्यता नियम पढ़ेंगे आगे, वो आपको काफी हेल्प करेगा। तो सम संख्याओं की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें 2, 4, 6, 8, 20, 96, ऐसे बहुत सारी हैं। लेकिन इसमें क्या एक चीज कॉमन मिल रही है, इन सभी में एक चीज कॉमन मिल रही है, वो क्या है कि ये 2 से विभाजित हैं। किससे विभाजित हैं भाई, 2 से विभाजित हैं। ठीक है, 92 लिख सकते हो, 102 लिख सकते हो। ठीक है, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित पूरी तरीके से हो जाएं। ठीक है, 2 से विभाजित, 2 के बाद दुनियादारी की कोई सी भी संख्या से विभाजित हो, उससे मतलब नहीं है, 2 से विभाजित होना कंपलसरी है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है, 10 कैसी है, सम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाजित हो रही है। अब उसके बाद 5 से हो रही है, हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। सम संख्या की डेफिनेशन ये है कि संख्या अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या कैसी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। इसकी जस्ट अपोजिट अपन बात करते हैं, विषम संख्या की बात करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, समझ में आया, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो वो क्या कहलाएंगी, आपकी विषम संख्याएं। जैसे 3, 5, 7, 11, 25, 53, कुछ भी संख्या ले लो, 99, 103, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम है। क्या इन सभी में 2 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। आप 2 का भाग लगाओगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा या भाग ही नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्याएं कैसी हैं, ये संख्याएं आपकी सब कैसी हैं, ये विषम संख्याएं। ये कैसी संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं। तो बच्चों आपने अभी क्या क्या सीख लिया है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली मतलब कि अपन डेली रूटीन में क्या प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का उपयोग अपन करते हैं। तो 9 तक की संख्याएं अपन प्रयोग कर रहे हैं इसमें, इसलिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, दार्शनिक प्रणाली का उपयोग अपन कर रहे हैं। और संख्याओं के अंदर हमने क्या क्या आपको बता दिया है, संख्याओं के अंदर हमने आपको बता दिया है, पहला बताया प्राकृतिक संख्याएं
और प्राकृतिक संख्याओं में हमने आपको क्या बताया, कौन कौन सी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं बेटा। प्राकृतिक संख्याओं में एक से स्टार्ट करेंगे अपन, कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, अपन एक से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं भाई, अपन अनंत तक जाते हैं। कहां तक, अनंत तक। अगर इसमें हमने जीरो इंक्लूड और कर लिया, जीरो को और सम्मिलित कर लिया, तो वो सम्मिलित करने के बाद अनंत तक जब हम जाएंगे तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, कौन सा समुच्चय कहलाएगा, वो कौन सा सेट, कौन सी फैमिली कहलाएगी, कौन सा परिवार कहलाएगा, वो पूर्ण संख्याओं का परिवार कहलाएगा। वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में क्या आ जाता है, जीरो और आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, हमने आपको क्या बताया कि जो संख्याएं प्राकृतिक थी उसमें जीरो नहीं आ रहा था, और जो आपकी हमने दूसरी संख्या आपको बताई थी, क्या बताई थी, पूर्ण संख्या, उसमें जीरो आ रहा था। मतलब कि जीरो और सभी प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम मिला दें, ध्यान से देखिए, अगर जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को हम मिला दें तो ये फिर क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। समझ रहे हैं ना। देखिए, इससे पहले आप वीडियो को लेके जाके देखिए, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, उसमें जीरो आ जाएगा, और बाकी सब क्या लिखी थी, एक से लेकर अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या में क्या बताया था हमने, एक से लेकर अनंत तक। मतलब कि जीरो को मिला लो और प्राकृतिक संख्याओं को मिला लो तो क्या बन जाता है आपका, पूर्ण संख्या है। मतलब कि जीरो के साथ हमें, सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं के साथ हमें जीरो चाहिए पड़ेगा तभी पूर्ण संख्याएं बनेगी। क्या जीरो नहीं हो तो पूरी पूर्ण संख्या बन जाएंगी, क्या नहीं बन पाएंगे। ये चीज होना कंपलसरी है, तभी इन दोनों को मिला के पूर्ण संख्या बनेगी। इसका मतलब क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ जाएंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगी, क्योंकि अगर हमें पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के अंदर लाना है तो फिर उसमें क्या है, जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमें सभी प्राकृतिक संख्याओं को और जीरो को अगर लेके आए तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, आपका पूर्ण संख्याएं आपकी बन जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसी का एक छोटा सा भाग है। क्लियर, एक जीरो है और बाकी प्राकृतिक संख्याएं, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, आपका पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अपन। तो हमने इसके बाद आपको क्या समझाया था, इसके बाद आपको समझाया था हमने पूर्णांक। किसके बारे में बताया था, पूर्णांकों के बारे में बताया था बेटा। तो पूर्णांक के बारे में क्या बताया था, ऐसी संख्या जिसमें क्या नहीं होना चाहिए भाई, दशमलव। क्या नहीं होना चाहिए भाई, दशमलव। अगर दशमलव होता भी है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, केवल और केवल शून्य होना चाहिए, कोई भी नंबर उसमें नहीं होना चाहिए। तब वो क्या कहलाएंगी, तब जाके वो आपके पूर्णांक कहलाएंगे, अन्यथा वो पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक मतलब पूरे पूरे नंबर होते हैं। ठीक, और पूर्णांक में क्या बताया कि पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए आपके, धन और ऋण। कैसे हो गए आपके, धन और ऋण। क्लियर, धन और ऋण। धन में क्या होता है, धनात्मक चिन्ह रहता है या फिर कुछ भी नहीं लगा होता है। ऋण में क्या रहता है, ऋणात्मक चिन्ह कंपलसरी होता है। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह कंपलसरी आपका होता है। ठीक, इसके बाद नीचे और क्या बताया हमने आपको, नीचे बताया इसमें कि आपके सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। मतलब कि जो आपकी संख्याएं हैं वो सम होंगी, और सम के लिए क्या डेफिनेशन हमने आपको बताई, ऐसी संख्याएं जिसमें किसका भाग चला जाएगा, जिसमें दो का भाग चला जाएगा, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं जिसमें दो का भाग चला जाएगा वो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इनसे मिलता जुलता कुछ और भी आपको बताने वाले हैं। एक है भाज्य संख्याएं, ध्यान देना भाई, क्या, भाज्य संख्याएं। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं अभाज्य संख्याएं। क्या बताऊंगा मैं, अभाज्य संख्याएं। तो ध्यान रखिए, अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या एक से और स्वयं से विभाजित हो तो सभी संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित होती ही हैं। इसके अलावा अन्य किसी एक नंबर से भी, अगर अन्य किसी एक नंबर, एक संख्या से भी अगर वो विभाजित हो जाएं तो वो कैसी हो जाएंगी, वो संख्याएं कैसी हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। समझिए, अगर मैंने इसी में से एक संख्या उठा ली, मान लीजिए क्या, 25 उठा ली। क्या उठा ली भाई, 25, 25। तो बताइए 25 में एक का भाग जा सकता है, जा सकता है, 25 बार जाएगा। 25 में 25 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एक बार 25 से कम 25। एक और 25 के अलावा
1 और 25 के अलावा, मतलब 1 और स्वयं वो 25 के अलावा क्या इसमें किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? जा रहा है। कौन सी संख्या है वो है 5। कौन सी संख्या है? वो 5 है। इसका मतलब 1 और स्वयं के अलावा कोई सी भी एक संख्या मिल जाए, 2 मिल जाए, 25 मिल जाए, कम से कम एक हमें चाहिए। अगर वो ऐसी संख्या मिल जाती है, इसका मतलब वो संख्या कैसी हो गई? ये भाज्य। लेकिन कैसी है? विषम है। तो ध्यान दे दीजिए, अंतर समझिए विषम और अभाज्य संख्या में, क्योंकि बच्चे आप यहीं पे कंफ्यूज हो गए। 25 है वो विषम है, क्योंकि विषम के लिए हमने आपको परिभाषा बताई है कि विषम संख्या हमेशा 2 से ही डिवाइड नहीं होगी। इससे केवल और केवल 2 हुआ फैक्टर चलेगा। सम और विषम में केवल 2 से देखना अपन को, ठीक है। लेकिन अपन अभाज्य की बात कर रहे हैं, भाज्य की बात कर रहे हैं, तो उसमें फैक्टर चलेगा क्या? 1 और स्वयं से तो भाग जाएगा, इसके अलावा किसी एक और संख्या से अगर भाग चला जाए तो वो कैसी हो जाएगी? आपकी भाज्य संख्या होगी, अन्यथा वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 25 हमने ले लिया। इसके अलावा जैसे 99 ले लो, 99 अगर आपको लेना है 99 ले लीजिए, तो 99 में 99 का भाग जाएगा, 99 में 1 का ही भाग जाएगा। इसके अलावा 3 का भाग जा रहा है, 33 का भाग जा रहा है, कि नहीं जा रहा है? तो हमें तो कम से कम 1 चाहिए थी। इसका मतलब ये संख्या कैसी है? 25 और 99 कैसी है? ये भाज्य संख्या है। ये कैसी है भाई? ये भाज्य संख्या है। अब अगर हमने ले लिया 17, अगर हमने एक और नंबर ले लिया 17, ठीक है, या हमने नंबर ले लिया कितना भाई? 5, तो आप बताइए इस डेफिनेशन के हिसाब से 17 में 1 का भाग जाएगा? जाएगा। ऑब्वियसली बात है, 1 का भाग तो हर किसी संख्या में जाना है। क्या स्वयं का भाग जाना है? भाई सभी में जाता है, बस एक अनंत को छोड़ दें, एक शून्य को छोड़ दें। शून्य में शून्य का भाग कभी नहीं जाएगा बेटा। कभी मत कर देना कि शून्य डिवाइड बाई शून्य बराबर 1, कि शून्य कम शून्य, कभी मत करना, गलत हो जाएगा। या इनफाइनाइट अनंत बटे अनंत बराबर 1, कभी मत करना, गलत हो जाएगा। ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, इनको छोड़ दीजिए भाई। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 17 में 17 का भाग जाएगा? जाएगा। 5 में 5 का भाग जाएगा? जाएगा। 1 का भाग जाएगा? बिल्कुल सॉलिड जाएगा। इसके अलावा कोई भी एक नंबर का क्या भाग इसमें जा रहा है? नहीं। 5 में बताइए, 1 और 5 के अलावा किसी और नंबर का क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं। 3 का नहीं, 4 का नहीं, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। इसी प्रकार 17 की बात करें, या तो 1 का भाग जाएगा या 17 का भाग जाएगा। क्या 2 का, 3 का, 4 का किसी की भी टेबल में आ रहा है? नहीं आएगा। 16 तक की आप टेबल देख लीजिए, पहाड़े देख लीजिए, 17 किसी में भी नहीं आएगा। इसीलिए ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? ये दोनों कैसी हैं भाई? आपकी अभाज्य संख्या है। ये कैसी हैं? आपकी अभाज्य संख्या है। तो आप अंतर देख लीजिए सम विषम और यहाँ भाज्य और अभाज्य में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। वो आपको देगा कैसी संख्या? आपको देगा विषम संख्याओं में से, और पूछेगा कैसी? वो भाज्य। क्या निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? आप देखोगे ऐसी संख्या जो लिखे होंगे 22 या 24, इस टाइप से लिखे होंगे, और आप उसको क्या कह दोगे? हाँ ये तो भाज्य है या अभाज्य है। तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 2 और ये वाली जो डेफिनेशन है, इससे आप थोड़ा सा अंतर करिए। ठीक है, नंबर लिखिए और प्रैक्टिस करिए उसमें। ठीक है, कि कौन सी चीज किस परिभाषा के अंतर्गत आ रही है। ठीक, क्लियर? अच्छा ये बताइए, एक एक्सेप्शनल केस है जो पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए, ये 2 भाज्य है कि अभाज्य है? 2 भाज्य है कि अभाज्य है? सम है कि विषम है? ये 2 डेफिनेशन आपको बतानी है इसके बारे में, कि 2 भाज्य है कि अभाज्य है, सम है कि विषम है। तो बेटा मैंने सम की डेफिनेशन बताई है कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए। इसका 2 का, तो 2 में 2 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये 2 जो है वो कैसा है? ये सम है। कैसा है? सम। अब ये भाज्य है कि अभाज्य? तो डेफिनेशन देखिए, कोई भी नंबर जिसमें 1 का भाग जाए, किसका? 1 का जाएगा। स्वयं का भाग जाए, स्वयं मतलब 2 खुद स्वयं का जा रहा है। क्या इसके अलावा कोई अन्य संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में, ठीक है, पूर्णांक कौन से होंगे? कोई नहीं। इसके अलावा तो फिर तो आगे 3 आएगा, 4 आएगा, जिसका इसमें भाग नहीं जाना है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? ये सम है और अभाज्य संख्या है। कैसी है? सम है और कैसी है? अभाज्य संख्या है। ये आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों लोग क्या कर देते हैं, 2 को देख के कि भाई 2 है, 2 का भाग जा रहा है, 1 का भी भाग जा रहा है, और इसको देखते हैं और फैमिली लगती है कि हाँ ये सम संख्या जैसी है, तो सम मतलब भाज्य समझ लेते हैं, और भाज्य में इसको टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा आप अपना आंख और दिमाग थोड़ा खोल के रखें और ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा, सम संख्याएं, विषम संख्याएं,
भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, आपको अंतर यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी, कौन सी संख्याएं आपकी अभाज्य होंगी। ठीक है, आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके आप अपने नोट्स भी बनाइए और फिर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप संख्याएं सोचिए या किसी किताब में से, या आप 5th क्लास है या 4th क्लास है जो आपकी प्रीवियस ईयर की कुछ बुक्स वगैरह हो, या कोई एक आप नॉर्मल कोई बुक आप प्रेफर कर सकते हैं कोई सी भी, तो उससे आप एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आप यहाँ से देखते जाइए और एक्सरसाइज लगाते जाइए, है ना, तो आपको बहुत हेल्प यहाँ पे मिलेगी। ये आपके पहले और दूसरा जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल रहेगा, और उसके बाद फिर हम क्या कराएंगे, इसी पर बेस्ड जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनको हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट हो जाए, या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे रिपीट हो जाए, है ना, तो वो आपके पेपर में आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो क्लास में कर रहे हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो आपको याद रहेगा, हाँ ये सर ने कराया था, इस टाइप से किया था और ये आंसर आया था। ठीक है, तो आपका क्या मनोबल बढ़ता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो किया हुआ है, सेम टू सेम किया हुआ है, तो आपको तो आंसर चेक करने की जरूरत नहीं होती है। वहां हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमें पता नहीं, बस मेथड पता है तो शायद सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप फिर बार बार प्रयास करोगे तो उन क्वेश्चंस में भी आपको क्या है, थोड़ा सा आत्मविश्वास आ जाएगा, मनोबल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो संख्याओं में ये आपका हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बताने वाले हैं, सह अभाज्य संख्या। चलिए देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या पढ़ने वाले हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, सह मतलब कि साथ, अभाज्य मतलब कि भाग नहीं जाने वाला। ठीक, मतलब कि दो नंबर एक दूसरे के सह अभाज्य जब कहलाएंगे जब उसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आए, उसके कोई से भी फैक्टर जो होंगे वो कॉमन नहीं आए, जो गुणनखंड होंगे वो कॉमन नहीं आए। जैसे कि हमने ले लिया कि 9, ठीक है, और एक ले लिया भाई 8। इतना तो इंग्लिश जानते हो कि 9 को 9 कहते हैं और 8 को 8 कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए, अगर हम 9 को लिखें तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा के 3, इसके अलावा और कोई फैक्टर बनेगा क्या, नहीं बनने वाला। 8 को क्या लिख सकते हैं फैक्टर अपन, 2 गुणा का 2 गुणा का 2, ये लिखेंगे भाई, इसके अलावा और कुछ फैक्टर नहीं बनेगा। बताइए क्या इन दोनों में कोई से भी फैक्टर कॉमन आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो ये दोनों आपस में कैसी हैं भाई, सह अभाज्य संख्याएं हैं। 9 और 8 आपस में कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर मैंने ये कर दिया होता, यहां पर अगर हमने 18 लिख दिया होता, तो देखते हैं, यहां से मैं वापस एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, उसमें मैं करेक्शन नहीं कर रहा हूं। देखिए, अगर मैंने ले लिया भाई 4 और 16 या 18 ले लिया, चलिए 4 और 18 के बारे में देखते हैं क्या ये सह अभाज्य संख्या है। देखते हैं, अगर हम 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टर कितना मिलेगा, 2 गुणा के 2, कितना मिलेगा भाई, 2 गुणा का 2। और हम 18 का फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 2 गुणा के 3 गुणा के 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ये आपके फैक्टर मिले। पर आप इसमें देख रहे होगे कि एक फैक्टर है वो कैसा मिल गया भाई, कॉमन। कैसा मिल गया भाई, कॉमन। इसका मतलब ये आपका कैसा नहीं है भाई, सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये 4 और 18 आपके सह अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया बेटा। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ये आपका लिखा हुआ है। सह अभाज्य संख्या वो संख्या होंगी जिनके गुणनखंडों में से अपन देखेंगे तो कोई ना कोई नंबर कैसा आएगा भाई, कॉमन आएगा। क्या आएगा भाई, कॉमन आएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ आपका आएगा। हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन, मतलब कि सेम टू सेम में आपको मिल जाए, तब जाके वो कैसा होता है भाई आपका। अगर सेम टू सेम मिल गए तो कैसा हो जाएगा भाई आपका, सह अभाज्य नहीं होगा। और अगर सेम टू सेम नहीं मिले तो कैसा हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्योंकि अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें भाग नहीं जाए। ठीक है, एक भी बार वो आपस में नहीं कटे। ठीक, चले, अब एक भी बार नहीं कटने का मतलब ये है कि अगर अपन 9 और 8 को देखें तो 9 और 8 एक दूसरे से जो भिन्न के रूप में अगर होंगे तो एक भी बार किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। लेकिन हम 4 और 18 को लेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, तो कितना हो जाएगा, 2/9 आपका आता है। तो इस वजह से आपका क्या होगा, वो सह अभाज्य नंबर नहीं होंगे। लेकिन 2 और 9 अगर आप बात करें या 4 और 9 की बात करें तो सह अभाज्य संख्या आपकी होगी। ठीक, तो भाज्य भी हो गया आपका, सह अभाज्य भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं क्रमागत संख्याएं। क्या बताएंगे, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं बच्चों। क्रम
से बनता है क्रमागत, आपको पता होगा, क्रम से क्रमागत। क्या बनता है? क्रम से क्रमागत। तो देखिए क्रमागत संख्या है, ठीक है। बस थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, इसके बाद परमेय अपरमेय देखना है, क्रमागत संख्या है। एक देखना अपन को परमेय संख्या, ठीक है। और एक क्या देखेंगे अपन यहाँ पे, अपरमेय संख्या, बस, ठीक है। इसके बाद ये आज की क्लास आपकी ऑफ होगी, ज्यादा हम प्रेशर नहीं डालेंगे आपको, थोड़ा थोड़ा करके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ लिया, इसके बाद फिर अपन थोड़ा सा और भी पार्ट है, उसके बाद अपन थोड़ा न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो पुराने पेपर में आपके आए हुए हैं उससे काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो क्रमागत संख्याओं के बारे में अपन इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्रमागत संख्या देखते हैं अपन, क्रमागत संख्या देखते हैं, जैसे कि मतलब 4, 6, 8, 10, ठीक है। मतलब कोई एक निश्चित क्रम बने, क्या बने, कोई ना कोई एक निश्चित क्रम बने, तो क्या होता है, वो क्रमागत संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसमें दो दो का आपका गैप आ रहा है, हम बात करें 5, 10, 15, ठीक है। तो ये भी कैसी है, क्रमागत संख्या, क्यों 5-5 का गैप है। तो एक निश्चित कोई क्रम बने, वो क्या कहलाती है, आपकी क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? जरूरी नहीं कि भाई लगातार बने के 1, 2, 3, 4, भाई गैप कितने का भी हो सकता है, लेकिन हर संख्या में गैप समान समान होगा। क्लियर? कैसा होगा भाई, समान गैप होगा। क्लियर? अब परमेय संख्या की बात करें, परमेय संख्या की बात करते हैं, तो ऐसी संख्याएं, देखिए ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप की हों, ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप की हों, वो क्या कहलाती हैं, आपकी परमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या। अब p बटे q का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन अंश। क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अंश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, हर। इसको क्या बोलते हैं अपन, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि भाई अंश क्या होता है, हर क्या होता है, पेपर में पहुंचते पहुंचते भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिए, हारा हुआ इंसान कहाँ रहेगा भाई, नीचे, तो हारा हर, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हो गया, हर, बचा हुआ ऊपर वाला क्या हो जाएगा भाई, अंश। या अपन छोटा बड़ा पढ़ते हैं, तो उसमें बताइए छोटा पहले आता है, तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला आपका हर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे संख्या एग्जाम्पल के लिए अपन देते हैं 4/5, तो देखो इसमें अंश भी है, हर भी है, तो कैसी है, आपकी परमेय संख्या है। हम बात करें आपका 5/11, ये आपकी कैसी है, परमेय संख्या है, ठीक। अब अपरिमेय संख्या कैसी होगी भाई, ये जो आपका नेक्स्ट जो आपका बताने वाले हैं अपरिमेय संख्या, तो ये देखिए भाई, अपरिमेय संख्या की हम बात करें, तो ऐसी संख्याएं जैसे कि आपकी बात करें, जैसे अंडर रूट वाली संख्या है, √3, ठीक है, जिनको अंडर रूट के बाहर निकालें तो पॉइंट आपके जो आते हैं वो संख्या है। अगर हम बात करें √4, तो भाई ये तो बाहर निकल आएगा, +-2 आपका आ जाएगा, है ना। तो ये आपका नहीं, √3, √5, √11, ठीक है। या हम बात करें पाई के बारे में आप जानते होंगे, है ना, कितना वैल्यू होता है, 22/7 होता है ना, जो आप पर्दी वगैरह में यूज करते हैं वही, तो एक पाई। तो ये आपके जो आपके नंबर हैं, ये आपके कैसे हैं, आपके ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये कैसी हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं। क्लियर? तो आज आपने जाना क्रमागत संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, ठीक है। आपके भाज्य अभाज्य संख्याएं, सम विषम संख्याएं, क्रमागत संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इसके बारे में हमने आपको बताया। और हम फॉलो क्या करते हैं, दार्शनिक प्रणाली को फॉलो करते हैं, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं दैनिक जीवन में, दार्शनिक प्रणाली को अपन यूज करते हैं। तो बच्चों, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको संख्या दे दी और पहचानने के लिए आ गया कि बताइए जो निम्न वाली संख्या है, या निम्न में से कौन सी संख्या है, या कोई एक नंबर दे दिए तो बताइए ये निम्न में से किस प्रकार की संख्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद अपन कल मिलेंगे दूसरी क्लास में कुछ और नई चीजों के साथ, जो आपको पेपर में बिल्कुल सफलता दिलाने के लिए अति आवश्यक होगा। तब तक के लिए नमस्कार।